नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। हम बात कर रहे हैं मौर्यन साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक की। ये एक ऐसी कहानी है जिसका शुरुआती सफर एक बेहद क्रूर विजेता के रूप में होता है, पर उसका अंत एक महान शांतिदूत बनने पर होता है। एक ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आज सदियों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस डीप डाइव में यही समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है, इतिहास का सबसे निर्मम विजेता आखिर दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत बन कैसे गया? सोचिए जरा, एक राजा जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हों, वो अचानक हिंसा को छोड़कर शांति के रास्ते पर कैसे निकल पड़ता है? ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। इस पूरे बदलाव को बारीकी से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन पीढ़ियों को देखना होगा जहां से अशोक आते हैं। इस क्रम को समझने के लिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। 297 बीसी में अशोक के पिता बिंदुसारा का शासन शुरू होता है। फिर 272 बीसी में उत्तराधिकार यानी सक्सेशन के लिए एक भयंकर युद्ध छिड़ता है और आखिरकार लगभग 4 साल बाद 268 बीसी में अशोक गद्दी पर आसीन होते हैं, जिनका शासन 232 बीसी में उनकी मृत्यु तक लगातार चलता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका ताजपोशी का सफर बिल्कुल भी शांत या आसान नहीं था। अशोक की इस इंटरेस्टिंग कथा को गहराई से समझने के लिए उनके पिता बिंदुसारा के टाइम को जानना जरूरी है। पुराण और महावंशा जैसे ग्रंथ बताते हैं कि बिंदुसारा साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और जानते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्वयं महान चाणक्य। कूटनीति या डिप्लोमेसी में बिंदुसारा काफी आगे थे। उन्होंने ग्रीक राज्यों के साथ जबरदस्त कनेक्शंस बनाए रखे, जिसका सबूत उनके दरबार में आए एनवॉय डियामेकस थे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बिंदुसारा आजीविका संप्रदाय को मानते थे और उनके मास्टर का नाम पिंघा वत्सा था। 16 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये बिंदुसारा की सैन्य सफलता की असली गवाही देता है। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप को जीता और 16 अलग अलग राष्ट्रों को एक साथ जोड़कर महान मौर्यन साम्राज्य में मिला लिया। यहां तक कि उन्होंने इस विशाल साम्राज्य की बाउंड्री दक्षिण में मैसूर तक फैला दी थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अशोक को कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि एक बेहद विशाल और पहले से ही ताकतवर साम्राज्य विरासत में मिला था। अब आते हैं अशोक के शुरुआती दिनों पर। 304 बीसी में बिंदुसारा और सुभद्रांगी के यहाँ उनका जन्म हुआ। इन्हें देवानंपिया यानी देवताओं का प्रिय और पियादासी जैसे नामों से जाना जाता था। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अशोक राजा के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। शाही नियम के हिसाब से असली हकदार उनके बड़े भाई सुसीमा थे। पर अशोक बचपन से ही एक कमाल के सेनापति थे। जब उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया तो उन्होंने जबरदस्त प्रशासन दिखाया और उज्जैन के साथ साथ तक्षशिला के कठिन विद्रोहों को बड़ी आसानी से दबा दिया। उनकी यही क्षमता आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुई। पर उत्तराधिकार या सक्सेशन इतना सरल तो होता नहीं। 272 बीसी में बिंदुसार के निधन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। एक खूनी वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ जिसे इतिहास में सदियों तक याद रखा गया। क्योंकि बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीमा को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए अशोक का गद्दी तक पहुंचने का रास्ता लड़ाई से होकर गुजरता था। विद्वानों के अनुसार अपने पिता के ही मंत्रियों की मदद लेकर अशोक ने इस युद्ध में अपनी रणनीति से जीत हासिल की और सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। और ठीक यहीं से अशोक का एक बेहद डरावना रूप सामने आता है। एक ऐसा रूप जिसे लोग आज चंडाशोका यानी क्रूर अशोक के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में वो बेहद गुस्से वाले और निर्मम थे। उनकी क्रूरता का लेवल इस बात से समझिए कि उन्होंने अपने शत्रुओं और कैदियों को तड़पाने के लिए एक स्पेशली डिजाइन जानलेवा टॉर्चर चेंबर तक बनवाया था। एक महान साम्राज्य का शासक अपने लोगों पर इस हद तक जुल्म कर सकता है, ये सच में उनकी कथा का एक बेहद डार्क चैप्टर है। परंतु हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, राइट? और अशोक की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने कलिंगा पर आक्रमण किया। कलिंगा जो आज के ओडिशा में पड़ता है। राजा बनने के 90 साल में अपने एम्पायर को और फैलाने के लिए उन्होंने इस आक्रामक युद्ध का रास्ता चुना। 262 से 261 बीसी के दौरान अशोक ने खुद आगे बढ़कर इस भारी युद्ध को लीड किया और कलिंगा को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन इस बड़ी जीत की कीमत उन्हें बेहद भारी चुकानी पड़ी थी।
1 लाख, जी हां, इस बेहद खूनी संघर्ष में 1 लाख से अधिक बेगुनाह लोग मारे गए थे। कलिंगा के पूरे शहर तबाह और राख कर दिए गए थे। ये कोई गर्व करने वाली जीत तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने जमीन पर लाशों के ढेर लगा दिए थे। कलिंगा युद्ध के दौरान मची उस तबाही और आतंक का स्केल लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इस हद तक हुई तबाही ने अशोक को अंदर से पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल गया। एक तरफ हम वही चंडाशोका देखते हैं, एक गुस्से वाला निर्मम शासक जिसने टॉर्चर चेंबर्स बनवाए और खून बहाकर राज बढ़ाया, और दूसरी तरफ इस सदमे और गिल्ट से पैदा हुआ धर्माशोका, एक पवित्र दयालु शासक जिसने वायलेंस को पूरी तरह नकार दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। 1 लाख लोगों की मौत के बोझ ने इस सख्त शासक को एक बिल्कुल नए और अलग इंसान में ढाल दिया था। चलिए देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर किस क्रम में हुआ। सबसे पहले लगभग 263 बीसी में उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी शिद्दत से स्वीकार किया। उसके बाद एक ज्ञानी बौद्ध मंग मोगलीपुत्र तीसरा उनके स्पिरिचुअल मेंटर बने। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेप, उन्होंने पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का विशाल आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की। ये सिर्फ एक राजा का पर्सनल बदलाव नहीं था, ये पूरे एम्पायर को शांति का रास्ता दिखाने की तरफ एक बेहद बड़ा स्टेप था। इस क्रांति को और अधिक बारीकी से समझने के लिए हमें सम्राट अशोक के धम्मा को समझना होगा। धम्मा, जिसे हम धर्म भी कहते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, उनका धम्मा सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं था। इसका मेन कोर था पैटर्नल किनशिप, यानी एक राजा का ये बेसिक फर्ज है कि वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखे और उनके कल्याण के लिए काम करे। ये उस दौर के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी और अभूतपूर्व सोच थी। जो राजा कल तक सबके लिए डर का कारण था, वो अब पूरे मन से अपनी प्रजा का पिता और रक्षक बनने की बात कर रहा था। इन कोर प्रिंसिपल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जो उन्होंने पत्थरों पर उकेर कर अपने लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने सिखाया कि सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अहिंसा और सच्चाई का पालन करना बेसिक रूल बन गया। यहां तक कि पशु बलि और जानवरों की हत्या को रोकने के साफ आदेश दिए गए। जानवरों, नौकरों और कैदियों के साथ इंसानियत से पेश आने को कहा गया। और एक सबसे खूबसूरत बात, हर धर्म के प्रति टॉलरेंस या सहनशीलता रखने की बात कही। इन सब से समझ आता है कि उनका माइंड अब कितना ब्रॉड और उदार हो चुका था। इसके बाद तो एम्पायर चलाने का तरीका ही पलट गया। उनका नया मंत्र था धम्म के माध्यम से विजय, युद्ध के माध्यम से नहीं। उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए तलवार और खून का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी जगह भगवान बुद्ध के शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए विदेशों में अपने मिशंस भेजे। सोचकर देखिए, उन्होंने शांति प्रचार के लिए अपने खुद के बेटे महाजिंदा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। अब उनका लक्ष्य जमीन जीतना नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल जीतना था। अब हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि भाई, इतने हजारों साल बाद हमें इस महान शासक की इन बातों का इतनी बारीकी से पता कैसे चला? ये जानकारी 2 मुख्य स्रोतों से आती हैं। पहला, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जैसे अशोकावदना और श्रीलंका के क्रॉनिकल्स देपवमसा और महावमसा, और दूसरा, खुद अशोक के लगवाए गए शिलालेख और स्तंभ। ब्रिटिश एंटीक्वेरी जेम्स प्रिंसेप वो पहले इंसान थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से इन पत्थर पर लिखे एडिक्ट्स की लैंग्वेज को डिसाइफर किया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये शिलालेख पूरे एम्पायर में लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग भाषाओं में थे। पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, अरामिक और यहाँ तक कि ग्रीक में भी। उन्हें पता था कि प्रजा से कनेक्ट करना है तो उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। इन दर्जनों शिलालेखों में एक ऐसी रॉक एडिक्ट है जो इतिहासकारों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अशोक का 13th मुख्य शिलालेख कलिंगा युद्ध का सजीव और बेहद स्पष्ट वर्णन करता है। ये वही सीधा प्रमाण है जहां से हमें कलिंगा की भयानक तबाही और अशोक के अंदर दबे असली पश्चाताप और पीड़ा का पूरा सच पता चलता है। ये पूरे इतिहास में एक अकेला ऐसा अनूठा दस्तावेज है जहां एक शक्तिशाली राजा अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद जश्न नहीं मना रहा, बल्कि उस जीत से हुए नुकसान पर खुलेआम आंसू बहा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से माफी मांग रहा है। आज के इस अद्भुत विश्लेषण के अंत में बस एक आखिरी सवाल पर ध्यान दीजिए। इतिहास आखिर उस महान राजा को किस रूप में याद रखेगा जिसने पहले तो पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन जिसे असली शांति खुद की आत्मा को जीतने के बाद ही मिली? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अशोक की इस पूरी लेगेसी को एक लाइन में समेट लेता है।
उन्होंने अपनी बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल शुरू में तबाही और अंधकार फैलाने के लिए किया था, पर बाद में उसी पावर को उन्होंने शांति और कल्याण का जरिया बना दिया। उनकी ये कथा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसान में बदलाव चाहे कितना भी असंभव लगे, वो हमेशा मुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।